Hello and a very good evening to all my dear students. I hope and wish you guys are doing perfectly fine and healthy in the tough time of this global pandemic. Now, let us all strive towards achieving the virtues of learning by understanding a new topic today. And today we will be discussing about a few of the topics related to the theory of demand. बच्चों, आज हम मांग के सिद्धांत से संबंधित कुछ अन्य बातों को जानने का प्रयत्न करेंगे और ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे. So, in the last video, I have explained you about the theory of demand. In it, we have explained you the law of demand. हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा और जाना. अब हम पढ़ेंगे the exceptions to the law of demand. मांग के नियम के कुछ अपवाद. ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें समझना. मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है. और जब हम बात करें मांग के नियम के अपवाद की, तो हम देखेंगे कि मांग मात्रा एवं कीमत में ऋणात्मक संबंध नहीं होगा, अन्यथा धनात्मक संबंध होगा. और यही मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं. इनमें सबसे प्रथम अपवाद की हम बात करें और इन अपवादों के बारे में जिन्होंने हमें जानकारी दी, तो हम कहेंगे द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड वो एनालाइज्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन. रॉबर्ट गिफिन द्वारा इनकी विश्लेषण किया गया. और सबसे पहले जो फर्स्ट कारण है वो है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में बच्चों आएगा कुछ विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं जो आपको एकदम अलग एक्सेप्शन अपवाद के रूप में या बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं. उनमें हम देखेंगे इस अपवाद की सबसे पहले चर्चा वेबलिन नामक अर्थशास्त्री ने की. इनके मुताबिक विलासिता वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी, उपभोक्ता द्वारा उनकी मांग उतनी अधिक होगी. उदाहरण स्वरूप आभूषण या महंगी ज्वेलरी जिसमें आभूषण शामिल है, या कॉस्टली या महंगे कारपेट्स, ये सब इसमें शामिल होंगे. ऐसी वस्तुओं को वेबलिन वस्तुएं भी कहते हैं. ठीक है बच्चों. सो हम इसमें कहेंगे वेबलिन इफेक्ट के बारे में, और इन्हीं वस्तुओं को वेबलिन गुड्स भी कहा जाता है. फिर बात आती है अज्ञानता की. कभी कभी अज्ञानता या इग्नोरेंस की वजह से भी ज़्यादा कीमतों पर ज़्यादा वस्तु की मांग मात्रा की जाती है. यहाँ पर अज्ञानता का बिंदु आया. फिर बात आएगी बहुत इंपॉर्टेंट जो है गिफिन वस्तुएं. दी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू दी गिफिन गुड्स. ठीक है. तो गिफिन गुड्स की बात करें हम अगर, तो घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है. अब ध्यान देने की बात यह है, क्या कहा मैंने अभी आपको? घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव, और कौन सा आय प्रभाव बच्चों? मौद्रिक आय प्रभाव ऋणात्मक होता है. अब मैं आपको समझाऊंगी जब इन आय प्रभावों के बारे में, या हम बात करेंगे कीमत प्रभाव और आय प्रभाव को आगे कभी. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिक कीमत पर अधिक मात्रा मांग की जाती है गिफिन गुड्स के संदर्भ में. यहाँ पर सिर्फ एक बात आप गौर से सुनिए कि 3 तरह की वस्तुएं होती हैं: सामान्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं एवं गिफिन वस्तुएं. तीनों तरह की वस्तुएं अलग अलग हैं. अब बात यहाँ ये होगी कि सामान्य वस्तुएं एवं निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है और निम्न स्तरीय वस्तुओं के संबंध में भी होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम फेल हो जाता है या वो एक अपवाद के रूप में सामने आता है. यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि all giffen goods are inferior goods but all inferior goods are not giffen goods. अर्थात सारी घटिया वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, लेकिन सारी निम्न स्तरीय वस्तुएं घटिया वस्तु नहीं होती.
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम फेल हो जाता है और धनात्मक ढाल वाला मांग वक्र प्राप्त होता है। जो यहाँ पर साइड में हमने ड्रॉ किया है ये ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से शुरू हो रहा है और इसका ढाल धनात्मक है, ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। अब यहाँ पे देखना है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बच्चों अभी आप इसे सिर्फ एक थ्योरी के रूप में या पॉइंट के रूप में समझिए, मैं आपको आगे तीनों तरह के प्रभाव, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव जब पढ़ाऊंगी तब आपको तीनों वस्तुओं के संदर्भ में सामान्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं एवं घटिया वस्तुएं जिन्हें गिफन गुड्स कहा जाता है उसे समझाऊंगी कि तीनों वस्तुओं में ये तीनों प्रभाव कैसे क्रिया करते हैं और कौन सा प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है किस वस्तु के संदर्भ में। बस यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि मांग के नियम में घटिया वस्तुएं अपवाद के रूप में सामने आती हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने मांग का नियम समझ लिया, मांग तालिका समझ ली, मांग वक्र समझ लिया, लेकिन मांग को प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिन्हें मांग फलन या मांग के घटक कहा जाता है एंड वी कैन डिनोट देम एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं और मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाले डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं। बात की जाए अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, ठीक है, तो वो क्या होगा? डिमांड फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शनल रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं में जो फलनात्मक संबंध होता है उसे ही मांग का नियम और इसे हम कहेंगे मांग फलन कहा जाता है। तो dx मैं आपको इक्वेशन के रूप में अभी आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगी। यहाँ पर हम देखेंगे विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड और वी कैन से द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु के मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वस्तु की कीमत। फिर होता है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर होता है उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट्स, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। फिर होता है संबंधित वस्तुओं की कीमत, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अदर गुड्स में कौन से वस्तुएं शामिल होती हैं? मैंने आपको बताया था, पूरक वस्तुएं एवं प्रतिस्थापन वस्तुएं। इनकी कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है मांग पर। फिर आएगा उपभोक्ता द्वारा भविष्य में प्रत्याशित कीमत परिवर्तन, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस इन द चेंज इन प्राइसेस। फिर आएगा एडवर्टीजमेंट इफेक्ट, आपके जो एडवर्टीजमेंट पर जो प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। कीमत के अलावा भी घटक है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु की मांग के जो विभिन्न प्रभावित करने वाले कारक हैं, वस्तु की कीमत तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे और कारक भी हमने बताए जो यहाँ पर पॉइंट आउट किए गए हैं। ऐसे ही बच्चों मार्केट डिमांड को भी, बाजार मांग को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जिनमें कुछ कारक तो सेम हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत मांग को, और कुछ 2-3 जो कारक हैं वो अलग हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग से जो कुछ फैक्टर्स हैं दे आर द सेम, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, समाज में आय तथा धन का वितरण, यह भी बाजार मांग को प्रभावित करने वाला कारक है। कम्युनिटीज कॉमन हैबिट्स एंड स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि की बात की गई व्यक्तिगत मांग में, और यहाँ पर की जाएगी पूरे समुदाय की मांग, रुचि और आदतों के बारे में। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, या ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार या जनसंख्या की वृद्धि की आकृति। एज स्ट्रक्चर और वी कैन सी द सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, इसका भी आधा प्रभाव पड़ेगा कि आयु संरचना कैसी है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स स्ट्रक्चर, फैशंस, इन्वेंशंस, इनोवेशन, कस्टम्स, वेदर एंड क्लाइमेट, और जो एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें, जो कुछ कारक हैं वो व्यक्तिगत मांग से अलग हैं,
जिन्हें आपको बाजार मांग के अंतर्गत समझना है। फिर बात करते हैं हम डिमांड फंक्शन की। मैंने अभी बताया कि ये फलनात्मक संबंध होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट दैट विल बी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ की वेरिएबल्स और डिटर्मिनेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर लिस्टेड बिलो। देखो, मांग फलन बहुत सरल रूप में हम कहें तो मांग एवं मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में फलनात्मक संबंध है। ठीक है, और ये कौन से फैक्टर्स है, अभी सारे एक्सप्लेन किए, वही सारे फैक्टर्स हैं। वस्तु की स्वयं की कीमत, वस्तु के जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत, पूरक और प्रतिस्थापन आ जाएंगे, आपके खर्च करने योग्य आय की मात्रा, ठीक है, बायर का क्रेता के उपभोक्ता जो है हमारा उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर हम बात करते हैं सिंबॉलिकली इनको कैसे डिनोट किया गया है। ये मैं आपको हिंदी मीडियम के नोट्स में भी दूंगी और यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, dx क्या है बच्चों यहाँ पे, द अमाउंट डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, वस्तु के लिए की गई मांग। ठीक है, फंक्शन फलन किसका हुआ, px क्या है, वस्तु की कीमत अर्थात x वस्तु की कीमत। फिर देखिए ध्यान से, ps क्या है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड अर्थात प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। pc देखिए, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड अर्थात पूरक वस्तु की कीमत। yd उपभोक्ता की परियोज्य आय। ठीक है, t हो गया यहाँ पर टेस्ट रुचि, a हो गया एडवर्टिजमेंट, n हो गया जनसंख्या का आकार। ओके, ये सारी चीज़ें आपके, और यू क्या है, अदर अनस्पेसिफाइड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, और भी जो भी अन्य कारक हैं जो एक्सपेक्टेशन से आप लगा सकते हैं, प्रत्याशाएं, वो सब स्मॉल यू के अंतर्गत शामिल की गई है। तो ये हुआ आपका डिमांड फंक्शन। डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी एस, पी सी, वाई डी, टी, ए and u, and it can be many more, any other factors which can influence the demand for that particular commodity. और नॉर्मल भाषा में हम कहें तो हम कहेंगे, इन इकोनॉमिक्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट ऑफ डिमांड फंक्शन इज अडॉप्टेड वेयर ऑल वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन डिमांड आर हेल्ड टू बी कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर प्राइस। लेकिन सरल रूपों में अर्थशास्त्र में मांग फलन जो है उसे केवल कीमत का फलन माना गया है और बाकी अन्य सभी जो कारक हैं उन्हें स्थिर माना गया है। इसलिए dx इज द फंक्शन ऑफ px, यहाँ पर केवल dx फलन है px का, इस रूप में दर्शाया गया है। This denotes that demand for commodity X is the function of its price. ये दर्शाता है कि X वस्तु की मांग X वस्तु की कीमत का फलन है। यहाँ पर dx जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात आश्रित चर, और px प्राइस जो है, कीमत जो है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अर्थात स्वतंत्र चर। ओके, अब हम देखते हैं डिमांड इक्वेशन। फलन को समझने के बाद हमें मांग के समीकरण को भी समझना है। अ लीनियर डिमांड फंक्शन में बी स्टेटेड एज d इज इक्वल्स टू a माइनस bp। अब देखिए, मांग समीकरण को दर्शाने के लिए हम बेसिक सा उदाहरण लेते हैं और यहाँ पर हमने समझाया है कि a मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट पैरामीटर है जो शुरुआती कीमत को दर्शाएगा, और b जो है वो दिखाता है फंक्शनल रिलेशनशिप किस में, p और d में, मतलब कीमत और मांग में। और इसी के रूप में यहाँ पर आप देखिए, और b का जो माइनस का साइन है बच्चों, देखिए आप, d इज इक्वल्स टू a माइनस बी पी। तो d इज इक्वल्स टू a माइनस बी पी जो है वो दर्शा रहा है, यहाँ पर माइनस b जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, और माइनस का साइन क्या हुआ कि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध है। ओके, और यहाँ पर एक नॉर्मल डिमांड फंक्शन को इक्वेशन के रूप में लिया है। देखिए, dx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2px, where dx is the amount demanded for the commodity x and px is the price of that particular commodity, उस वस्तु की कीमत। नीचे देखिए आप, एक डिमांड स्केड्यूल दिया है जिसमें कीमतें एक तरफ ली हैं और वस्तु की मांग की इकाइयों को दूसरी तरफ लिया गया है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मांग का समीकरण और मांग की फलन।
अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर लोग गलती करते हैं समझने में और बताने में और आंसर्स करने में भी। ये क्या है? ये है, दो चीज़ें होती हैं बच्चों, देखिए मांग में जब भी हम पढ़ें, एक होती है मांग की मात्रा और एक होता है मांग, ठीक है, दोनों अलग है। मांग की मात्रा जो है जिसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें परिवर्तन आना, इसे कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और एक होता है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बेसिक है लेकिन अक्सर गलती करते हैं बच्चे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड? इन दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले को हमने लिया है मांग मात्रा में परिवर्तन को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मांग में परिवर्तन का चित्र दिखाऊंगी। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। देखिए, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन आना ही मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। केवल कीमत में, अभी हमने पिछले दो स्लाइड्स में देखा मांग को प्रभावित करने वाले कारक या जो हमने देखे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग फलन या मांग के घटक, उनमें हमने पढ़ा था बहुत सारे घटकों के बारे में। तो वही यहाँ पर समझना है कि हमारा जो मांग को कीमत से जो प्रभावित करता है सिर्फ और सिर्फ वस्तु की कीमत, तो उसमें अगर कुछ चेंज आएगा तो हम कहेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन के रूप में मैं कहूँगी तो dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px, सिर्फ px का फलन होता है dx, ठीक है, इसके अनुसार। और यहाँ पर जो वक्र होता है बच्चों वो एक ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। केवल क्या होता है, इसमें यही कहा गया है उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मांग वक्र में विस्तार होता है और मांग वक्र में संकोचन होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, वस्तु की कीमत के गिरने पर जब मांग की मात्रा में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। यहाँ पर आप देखिए एरो दिखाया गया ऊपर से नीचे की ओर फर्स्ट डायग्राम में। Please try to look into the first diagram in which it has been explained that with the fall in price of a particular commodity, the quantity demanded for that commodity has increased and it shows the extension of demand. और ये दर्शाता है मांग में विस्तार को। And in the second diagram at the right hand side we can see a contraction in demand. And how does it work? With the rise in the price of a particular commodity, the quantity demanded starts falling and decreasing. जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, केवल कीमत में वृद्धि, तो उसके मांग मात्रा में कमी आती है, इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। और यहाँ पर उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर रहता है, केवल क्या होता है, एक बार विस्तार और एक बार संकुचन, ओके। और इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की कीमत। तो मांग मात्रा में परिवर्तन केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होता है, ओके। दोनों डायग्राम्स को आप समझ के बनाइए और हिंदी में नोट्स में आपको ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मांग में परिवर्तन को। अब देखिए, कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन जो जब होता है तो उसे ही मांग में परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अन्य कारक कौन से, अभी बहुत सारे हमने फैक्टर्स पढ़े, आपने देखे पिछले स्लाइड में कौन से थे। कीमत को छोड़कर जो भी फैक्टर्स पढ़े थे बच्चों वो दोबारा याद कीजिए। प्लीज ट्राई टू रिकॉल ऑल द फैक्टर्स विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस 2 स्लाइड्स। क्या थे वो? उपभोक्ता की आय, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फ्यूचर भविष्य की प्रत्याशा, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जब प्रभावित करते हैं, कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कब
आय में चेंज होना, अन्य वस्तु की कीमत में चेंज आना। तो इसके परिणाम स्वरूप जब मांग में परिवर्तन आता है तो हम उसे ही मांग में परिवर्तन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, अर्थात इसमें मांग वक्र में ही परिवर्तन हो जाता है। देयर इज अ चेंज इन द डिमांड कर्व इटसेल्फ। एक ही मांग वक्र नहीं रहेगा, मांग वक्र आगे की ओर और पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और इंक्रीज इन डिमांड को हम कहेंगे मांग में वृद्धि और डिक्रीज इन डिमांड को हम कहेंगे मांग में कमी। यहाँ पर देखिए प्राइस सेम रहेगी, केवल उपभोक्ता के अन्य कारक, मान लीजिए आय में वृद्धि हो गई तो पहले कीमत जो थी उसी कीमत पर रहते हुए उपभोक्ता क्या करेगा, मांग की मात्रा को बढ़ा देगा। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा मांग वक्र, और डिक्रीज इन डिमांड में मांग वक्र लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चेंज इन डिमांड। अब देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड। मैंने अभी बताया मांग में परिवर्तन के कारण क्या क्या होंगे, कीमत को छोड़कर अन्य सभी कारक। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें जिन्हें प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं कहेंगे। चेंज इन इनकम, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। और इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु के लिए रुचि या आदत में परिवर्तन। अब देखिए सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सपोज चाय और कॉफ़ी, एक्स चाय है, वाई कॉफ़ी है। एक्स की कीमत पर कोई चेंज नहीं आया, मतलब चाय की कीमत पहले भी 100 रुपये थी, अब भी 100 रुपये है। 100 रुपये में मैं एक पैकेट खरीदती थी चाय, ठीक है, ओके। प्राइस रही 100 और क्वांटिटी हुई 1। फिर चाय की कीमत वही 100 रुपये रही, लेकिन या 100 रुपये में 2 पैकेट खरीदती थी। सपोज 100 रुपये चाय की कीमत पर कोई उपभोक्ता 2 पैकेट्स खरीदता है, ओके। अब चाय की कीमत उतनी ही रही 100 रुपये, लेकिन बाजार में कॉफ़ी की कीमत कम हो गई, ओके, 80 रुपीज़ हो गई। तो अब क्या होगा, वो जो चाय की कीमत में कोई चेंज नहीं आने के बावजूद भी उपभोक्ता चाय की मांग में कमी करेगा। 2 इकाइयों से अब वो 1 इकाई करेगा चाय में और 1 पैकेट ले लेगा कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी की मांग में तो वृद्धि हुई, लेकिन चाय की मांग में क्या हुई, कमी। और यहाँ पर समान कीमत रहने पर भी जो वस्तु की मांग की गई मात्रा है वो 2 इकाई से घट करके 1 इकाई हो जाएगी। और मांग वक्र देखोगे आप बनाओगे जब, तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मांग में कमी वाला डायग्राम। अभी जो यहाँ पे पीछे बनाया डिक्रीज इन डिमांड, सेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ पूरक वस्तुओं के केस में। और कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं के केस में भी खुद की कीमत चेंज ना होने पर भी अगर पूरक वस्तु की कीमत में चेंज आया, सपोज पेन और इंक 2 पूरक वस्तुएं हैं। मैं 10 रुपीज़ जब पेन की कीमत थी तो मैं 2 पेन खरीदती थी, ओके। 10 रुपये कीमत थी मेरे पेन की और मैंने 2 पेन खरीदने शुरू किए, फिर खरीदा तो 10 रुपीज़ पे 2 इकाइयाँ। अब बाजार में मैंने देखा कि इंक की प्राइस एकदम सडनली गिर गई, कम हो गई, इंक सस्ती हो गई। तो मैं सोचूंगी मैं 3 पेन ले लेती हूँ और मैं बाद में इंक उसमें फिल करती जाऊंगी। तो इंक पेन की कीमत तो 10 रुपये ही है, लेकिन मैंने क्या किया, 10 रुपये पर भी 2 इकाई से बढ़ा करके 3 इकाइयाँ खरीद ली, है ना, क्योंकि मेरी पूरक वस्तु इंक सस्ती हो गई बाजार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनेगा बच्चों, वो क्या होगा, पहले वाले डिमांड कर्व से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। भले ही कीमत में कोई चेंज नहीं आया पेन की, लेकिन इंक की कीमत का प्रभाव पेन की कीमत पर पड़ गया। तो ये हुआ आपका संबंधित वस्तुओं की कीमत का प्रभाव। फिर हम देखते हैं चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य वस्तुओं में और निम्न स्तरीय वस्तुओं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको जब वस्तुओं के बारे में पढ़ाऊंगी तब देखेंगे। आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक रहता है, दैट इज वी कैन से देयर इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड देयर इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वह सामान्य वस्तुओं की मांग और बढ़ाएगा, और जब उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होगी तो वो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटाएगा। उदाहरण बाजरा एक मोटा अनाज है जिसे कुछ हद तक निम्न स्तरीय वस्तु कहा जा सकता है। तो जब उपभोक्ता की आय कम थी तो वो बाजरे का कंजम्पशन या उपभोग कर रहा था। बाजरे की कीमत उतनी ही है, गेहूं की कीमत भी उतनी ही है, लेकिन वो गेहूं नहीं खरीद पा रहा क्योंकि उसकी आय कम है। जैसे ही उसकी आय में वृद्धि हुई तो बाजरे की उसी कीमत पर वो बाजरे की इकाइयां पहले की तुलना में कम कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड। कारण क्या था, बाजरे की कीमत वॉज नॉट द कारण,
and was not the reason. The reason was the increase in consumers' income. Here, the reason was the increase in consumers' income, not the price of बाजरा. ठीक है, यही यहाँ पर समझना है, अन्य कारक यही है. Okay, so this was all about the theory of demand. Now we will try to understand the concepts related to utility in the next classes. Thank you so much for listening to this video.